हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स को पढ़ेंगे हम कि राइबोसोम क्या करते, कैसे बने हुए होता है ना, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करते हैं ना। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्ड में। ठीक है, तो देखो, हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ लिया। हमने हमारा सेल पढ़ लिया है ना, हमने सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स शुरू कर दिया, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली थी। ठीक है, हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया। ठीक है, आज हम राइबोसोम को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इससे पहले वाली क्लासेस देखना है तो आप सेल जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, सेल का, वहां पर जाके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे ही पार्ट्स की लिंक शेयर कर रखी है। तो आपको अगर देखना हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम हमारा राइबोसोम को शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, जो हमारा राइबोसोम होता है, ठीक है, उसके उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेन साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है, वो राइबोसोम ही है। और राइबोसोम हमारे सेल में बहुत मिलियंस ऑफ अमाउंट में पड़े हुए रहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत मिलियंस में हमारे राइबोसोम रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स की अमाउंट में होते हैं। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं बेटा। ठीक है, बहुत नैनोमीटर में होते हैं बेसिकली, इसलिए ये कई मिलियंस में पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। अब हमारी जो सेल है उसमें प्रोटीन बनते ही रहती है बेटा। ठीक है, बनेगी मतलब कंटिन्यूअसली उसका फॉर्मेशन होता ही रहता है प्रोटीन्स का। अब क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा असेंशियल होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स कितने सारे होते हैं। हम एंजाइम्स को देख लो तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होती है बेटा? प्रोटीन्स ही होती है। तो ये सारी चीजें प्रोटीन्स होती है, इसलिए प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हमारी सेल के लिए। तो ये जो होते हैं प्रोटीन्स वो कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, तो इसलिए हमारा राइबोसोम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, राइबोसोम्स को पढ़ते हैं। डेफिनेशन देखो बेटा इसकी, देखो, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, डेंस, स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखो, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो बेसिकली नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा है कि हमारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ना, उनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसीलिए हम इसे एक ट्रू ऑर्गेनेल भी नहीं कह सकते बेटा। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनेल नहीं बोल सकते क्योंकि इस पे कोई मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, और ये दोनों सेल्स में होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली ये 70 एस रहेंगे। ठीक है, और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें 80 एस रहेंगे। अब देखो, अब हमने ये भी देखा है कि जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में रहते हैं ना, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं रहते, जबकि हमारा जो राइबोसोम है वो 70 एस राइबोसोम हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेगा। तो इसलिए भी ये भी रीजन है बेटा कि हम इसको एक कंप्लीट ऑर्गेनेल नहीं कह सकते। ठीक है, हम स्ट्रक्चर से इसको डिनोट करेंगे। चलो अब देखो आगे, they are known as protein factories of cell because they are the main site of protein synthesis। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो हमारा राइबोसोम होता है उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे, मतलब बहुत सारे क्या, सारे ही प्रोटीन्स हमारे राइबोसोम ही बनाता है। ठीक है, वही मेन साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, चलो अब डिस्कवरी देखो बेटा कि जो हमारे राइबोसोम जी है, हमारे राइबोसोम सर है, रिस्पेक्ट ही देना पड़ेगी, हमारे लिए प्रोटीन बना रहा है। तो इनको डिस्कवर किसने किया था? ठीक है, तो बेटा इनकी डिस्कवरी करी थी, देखो, डिस्कवर्ड बाय जियोर्ज पैलेड इन 1995। ठीक है, इनकी जो नेम है, ठीक है, इसको याद रखना बेटा। ठीक है, मैं स्टार बना देती हूँ। तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, हेंस आल्सो कॉल्ड एज पैलेट पार्टिकल्स, और इनको इसीलिए हम पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो चलो बेटा, लोकेशन देखो कि जो राइबोसोम होता है वो कहाँ पे होता है। तो देखो, हमने देखा है, हमने सेल पढ़ी है ना बेटा, तो हमारी सेल में हमने देखा है कि राइबोसोम्स कहाँ पर होते हैं। एक तो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होते हैं। ठीक है,
अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है बेटा तो आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो आपको वहां पर चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जो हमारा राइबोसोम्स होते हैं बेटा, वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी होते हैं और वो फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रहते हैं कई कई जगह पे, ठीक है। और बहुत से मतलब जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, इनके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये इनके खुद के ही डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए या इनके खुद के प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर। और जो सेल्स में हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी कई प्रकार के प्रोटीन्स बनाते हैं ना, जैसे सिक्रेटरी प्रोटीन्स हो गया, जैसे हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, ये सारे है ना। लाइसोसोमल प्रोटीन्स बनाएंगे जो लाइसोसोम में जाएंगे ना, जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीएजेस, लाइपेसेस, ठीक है। और हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए भी प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, लिपिड्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है ना, राइबोसोम यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो देखो, फाउंड इन टू फॉर्म्स, ठीक है, फ्री राइबोसोम्स, ठीक है। जो फ्री राइबोसोम्स होंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जो राइबोसोम्स बेटा एक तो हमारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो जो फ्रीली पड़े हुए उनको हम फ्री राइबोसोम्स ही कहेंगे, ठीक है। देखो, फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, हमारा साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए पड़े रहेंगे, ठीक है। मेक प्रोटीन्स फॉर सेल्स ओन यूज, ठीक है, सेल की खुद के यूज के लिए ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं बाउंड राइबोसोम्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। देखो ये हमें दिख रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ऐसे दाने दाने दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स जैसे, ये हमारे राइबोसोम्स है, ठीक है। और ये देखो साइटोप्लाज्म में भी पड़े हुए, ठीक है, राइबोसोम्स है। अब देखो, मेक प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन और मेम्ब्रेन यूज, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ना कि सिक्रेटरी प्रोटीन्स भी बनाते हैं और मेम्ब्रेन के यूज के लिए भी प्रोटीन्स बनाते हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन पे भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ना, वो ये बनाते हैं। और जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स आते हैं वो बनाते हैं जो हमारे एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से हमारी सेल मेम्ब्रेन से फिर रिलीज हो जाते हैं बाहर, है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बेटा प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखो, also present in mitochondria and chloroplast their own ribosomes, ठीक है। ये भी मैंने आपको अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनके खुद के यूज के लिए रहते हैं, ठीक है। ये इनको भी खुद को प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है बेटा, तो इनके ये जो राइबोसोम्स होंगे ये इनके खुद के ही यूज के लिए रहेंगे, ठीक है। चलो चलो बेटा, आप स्ट्रक्चर को देखो कि राइबोसोम बेसिकली कैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ठीक है। चलो देखो, राइबोसोम्स मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, लार्ज प्लस स्मॉल। देखो जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो बेसिकली दो सब यूनिट्स के से बने हुए होते हैं ना। एक तो बेटा देखो लार्ज, एक मिनट, एक तो देखो ऐसे लार्ज सब यूनिट होती है बेटा और एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। ऐसी दो सब यूनिट्स होती है बेटा राइबोसोम की, जिससे ये बने हुए होते हैं, ठीक है। बोथ सब यूनिट्स कंटेन आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। देखो ये जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनमें आरएनए जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है और जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी कंपोजिशन होती है हमारे राइबोसोम की। अगर ये दोनों चीजें नहीं रहेगी राइबोसोम में तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो राइबोसोम में बेटा देखो, राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, एक तो लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। इन जो राइबोसोम्स है इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप का होता है, ठीक है बेटा, ये 70S टाइप का होता है, जिसमें जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S होती है, ठीक है। और जो हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम होगा वो कैसा 80S टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें कि जो लार्ज सब यूनिट होगी वो 60S रहेगी और जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो 40S रहेगी, ठीक है। ये जो इनकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट की साइज है बेटा, ये बेसिकली अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हर बुक में अलग अलग दी हुई है,
तो आप एक बार चेक कर लेना, आपके जो बुक में दी हुई हो आप उसको ही करना, ठीक है। इसे याद रख लेना, बस इसको याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है उनमें 70s राइबोसोम होता है और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं बेटा उसमें 80s राइबोसोम होता है, ठीक है। अब बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम लार्जेस्ट सब यूनिट अगर 60s है और जो स्मॉल सब यूनिट 40s है तो ये दोनों मिलकर तो 100 होना चाहिए, फिर ये 80s क्यों है? तो 80s इसलिए है, ऐसे समझो जैसे आपके पास पेन है, ठीक है, पेन के ऊपर उसका कैप लगा हुआ रहता है। अब उस कैप को आप निकालो, कैप को निकालोगे और अलग अलग दोनों को रखोगे तो उसका पेन का साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब जब उस कैप को आप वापस पेन में लगा दोगे तो साइज थोड़ा सा रिड्यूस होगा ना। वैसे ही ये जो हमारे, देखो एक मिनट, वैसे ही ये जो हमारा बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, जब ये फ्यूज होंगे ना बेटा आपस में, देखो ये जैसे मान लो, एक मिनट, हाँ, ये हमारा बड़ा यूनिट है ना। मैं इसको डिनोट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अलग अलग कर्ल से, ठीक है बेटा। और ये हमारा स्मॉल यूनिट है, ये दोनों देखो ऐसे फ्यूज हुए तो बेटा साइज रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों देखो, बड़ा यूनिट तो हमारा 60s का रहता है और छोटा 40s का, लेकिन जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो इनका साइज रिड्यूस होकर कितना होगा? 80s, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर्ड विद इट। अब ये जो S क्या होता है? तो ये S बेटा स्वेडबर्ग यूनिट होती है, ठीक है। हमारी जो इंटरनेशनल यूनिट्स होती है ना, वैसे ये जो स्वेडबर्ग यूनिट होती है इनकी, तो ये यूनिट क्या होती है? बेसिकली एक सेडिमेंट कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये इसके साइज और डेंसिटी पर डिपेंड रहता है। जैसे ये राइबोसोम है, ठीक है, अगर इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये कितनी जल्दी नीचे सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, ये चीज रहती है। अब ये भी इनके साइज पे कैसे डिपेंड रहेगा? तो जो हमारे, हमने देखा कि जो राइबोसोम है उसकी दो सब यूनिट्स होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो जब हम इन्हें सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हमारी लार्ज वाली सब यूनिट होती है, ठीक है, वो हेवियर होती है, तो वो जल्दी से नीचे सेडिमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस बेसिस पर इनकी जो है ये एसआई यूनिट है, ठीक है बेटा। चलो चलो अब कंपोजिशन देख लेते हैं कि राइबोसोम काय काय से मिलके बना हुआ होता है। वैसे तो हमने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ लिया था कि जो हमारा राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। देख लो, पढ़ लेते हैं फिर भी। मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए से मिलके हमारा राइबोसोम बना हुआ होता है। अबाउट 60% आरएनए एंड 40% प्रोटीन। सॉरी, मैंने उसका कह दिया था कि उसका साइज अलग अलग लिखा हुआ है बुक्स में, उसका तो वैसा ही है, ठीक है बेटा। उसका फिक्स साइज है कि जो हमारी लार्ज यूनिट होगी यूकैरियोटिक में, सॉरी, वो 60s रहेगी और स्मॉल यूनिट हमारी 40s रहेगी, ठीक है। वो फिक्स है बेटा, वो हर बुक में एक जैसा मिलेगा। ये जो हमारा आरएनए और प्रोटीन का यहाँ पे नंबर है, ठीक है, ये परसेंटेज बेटा अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ये दोनों प्रोटीन और आरएनए एक जैसी अमाउंट में भी हो सकते हैं, 50-50% भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है बेटा, इसका अलग अलग होगा, ठीक है, सब बुक्स में। तो अगर आपके बुक में जो है तो वही लिखना है, ठीक है। अगर आपकी बुक में 60% आरएनए है, आरएनए है और 40% प्रोटीन है तो आप ऐसे ही लिखना, ठीक है। और कुछ और दिया हुआ है तो फिर आप वो लिखना, ठीक है। चलो फंक्शंस देखो बेटा कि ये जो हमारा राइबोसोम है उसके फंक्शन क्या है, ये क्या क्या फंक्शन करता है। देखो सबसे पहला फंक्शन तो हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि मैम ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। देखो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। चलो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन समझते हो ना बेटा, डीएनए से एमआरएनए बना उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर हमारा एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। चलो एमआरएनए अटैचेस टू राइबोसोम, ये मैसेंजर आरएनए बेसिकली एक मैसेज लेकर आता है कि हमें प्रोटीन बनाना है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये हमारे राइबोसोम की स्मॉल यूनिट पे जाके अटैच हो जाएगा और क्या करेगा? देखो अमीनो एसिड्स असेंबल्ड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो बेटा ये बेसिकली एक लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है, पूरी डीएनए से एमआरएनए बनना, फिर एमआरएनए का राइबोसोम पे जाके अटैच होना और फिर उसके बाद की जो प्रोसेसेस होती है उससे लगाकर प्रोटीन बनना, ये बड़ी प्रोसेस है, इसको हम समझते हैं, ठीक है, डायग्राम से समझते हैं।
देखो मैं समझा दूँ पूरा, है ना, फिर हम ये थ्योरी पे आते हैं, ठीक है, वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है। चलो चलो बेटा, हम प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, ये एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियोलस में हमने देखा था, हमारी जो न्यूक्लियस क्लास हमने जब ली थी वहां पे हमने देखा था कि हमारा जो न्यूक्लियोलस है उसमें राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये राइबोसोम्स के सिंथेसिस करता है, क्या, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ऐसा कहना वैसे बेटा इनएक्यूरेट रहेगा थोड़ा, कि हमारे जो राइबोसोम्स है वो हमारे न्यूक्लियोलस में सिंथेसिस होते हैं, ठीक है, ये इनअप्रोप्रिएट रहेगा। एक्यूरेट हमारा क्या रहेगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे राइबोसोम्स है वो हमारे न्यूक्लियोलस में असेंबल्ड है, ठीक है। तो हमारे राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में भी होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा। तो अब हम प्रोटीन सिंथेसिस देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो डीएनए है, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। ये मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज आया है कि इनको प्रोटीन बनाना है, ठीक है। अब ये मैसेज इनके पास कौन लेकर आया है, तो ये मैसेज इनके पास कोडॉन लेकर आया है, ठीक है। अब ये कोडॉन क्या है, ये कोडॉन बेसिकली ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, ए यू जी, ठीक है, एडेनिन यूरेसिल गुआनिन, ठीक है बेटा। ये कोडॉन है, ये मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज लेकर आया है कि भाई तुम्हें तो प्रोटीन बनाना है, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो, जिससे ये हमारी लार्ज यूनिट हो गई प्रोटीन की, ठीक है, ये हमारी स्मॉल यूनिट हो गई प्रोटीन की, ठीक है। देखो एक मिनट, अब क्या होगा, ये जो हमारा mRNA है ना बेटा, ये mRNA क्या करेगा, ये जो हमारी प्रोटीन है इसकी स्मॉल यूनिट से जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा क्या है, बेसिकली mRNA है, ठीक है, ये अटैच हो गया बेटा। अब ये जो राइबोसोम है इसने इस mRNA को रीड करा, मैसेंजर आरएनए को, और इसको पता लग गया कि हाँ ये तो प्रोटीन वाला mRNA है, अब हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, जैसे ये कोडॉन लेकर जाता है ना, ये हमारा, इसे हम स्टार्टिंग कोडॉन भी बोलेंगे। यही स्टार्टिंग कोडॉन क्या है, ये इससे मैसेज दे रहा है कि इसको प्रोटीन बनाना है, ठीक है। स्टार्ट प्रोटीन कौन सा होगा, मेथियोनिन, ठीक है। अगर आपको पता नहीं हो तो स्टार्टिंग प्रोटीन जो बनता है वो मेथियोनिन बनता है, ठीक है। तो ये कोडॉन इसके ऊपर जैसे प्रेजेंट है ऐसे मानो, ठीक है। ए यू जी मैं बना नहीं पा रही हूँ ठीक से, बेटा आप समझ जाओ बेटा, ठीक है। ए यू जी इस हमारा जो आरएनए है इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनके इसके लिए ना बेटा एक एंटी कोडॉन भी आता है। ऐसे समझो जैसे हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, उसमें 3 आरएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा एम आरएनए हो गया बेटा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। एक हमारा हो गया आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, ठीक है, जो राइबोसोमल आरएनए होता है इसी से बन के, और जो प्रोटीन होता है उसी से बन के तो हमारा राइबोसोम बनता है। तो ये तो सबसे बेसिक चीज रहती है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में। और क्या होता है हमारा टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेटा ये कुछ तो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर ये करता है हमारे अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, और ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं मैम, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये जैसे हमारा एयूजी हमारा कोडॉन हो गया, अब इसके लिए हमारा एक एंटीकोडॉन बनता है, ठीक है। और वो एंटीकोडॉन क्या बनाते हैं, एंटीकोडॉन हमारे टीआरएनए बनाते हैं। अब एंटीकोडॉन कैसे, ये एडेनिन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये रेसिल आ जाएगा, ठीक है। आरएनए है ना, आरएनए में बेटा हमारा थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता, ये आपको पता है ना कि नाइट्रोजनस बेस डीएनए और आरएनए में कैसे अलग अलग होते हैं। डीएनए होता है वो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से रहते हैं, एडेनिन, ठीक है, थायमिन, ठीक है, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है, ऐसे रहते हैं। और जो आरएनए होता है बेटा उसमें क्या होता है, इस थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल, ठीक है। तो अभी हम काय की बात कर रहे हैं, अभी हम आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये समझोगे तभी आपको आरएनए का पता चलेगा, और आरएनए का पता चलना तो बहुत जरूरी है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना रहे बेटा, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई, ठीक है। तो देखो ये हमारे कोडॉन थे, ए यू जी, ठीक है। इस कोडॉन के साथ में क्या जुड़ेगा, एंटी कोडॉन।
तो ये एडिनाइन के साथ क्या जुड़ जाएगा, यूरेसिल। यूरेसिल के साथ क्या जुड़ जाएगा, एडिनाइन, ठीक है। और ग्वानिन के साथ हमारा साइटोसिन जुड़ता है। तो ऐसा एंटीकोडॉन जुड़ा बेटा, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए लेकर आ रहा था, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे अमाइनो एसिड को लेकर आता है। अमाइनो एसिड को कैसे लेकर आ रहा है कि ये देखो, देखो बेटा, जैसे ये कोडॉन था, है ना। अब इसका एंटी कोडॉन किसके पास रहेगा, जैसे अगर ये कोडॉन है हमारा, ठीक है, इस कोडॉन का अगर एंटी कोडॉन ट्रांसफर आरएनए के पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा और इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये क्या लेकर आते हैं, ये अपने ऊपर लेकर आते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। ये जो हमारा एयूजी है ये बेसिकली स्टार्ट कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन इसलिए है क्योंकि यही आएगा हमारा सबसे पहला कोडॉन, यही आएगा और फिर ही हमारे बाकी कोडॉन्स आएंगे, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसको कोड करके आता है, हमारे मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड को, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। और क्या होता है बेटा, तो देखो मैं इसको हटाती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। देखो ये हटा दिया मैंने। ये देखो बेटा, मान लो ये हमारा बड़ी यूनिट हो गई है ना, लार्ज सब यूनिट हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, स्मॉल सब यूनिट हो गई, है ना। ये हमारी हो गई स्मॉल सब यूनिट। अब यहाँ पर आके हमारा, सॉरी इसको हटाती हूँ, ये क्या आ गया बेटा, स्मॉल यूनिट पे हमारा एमआरएन अटैच हो गया, एमआरएन अटैच हो गया। अब देखो ये यहाँ पे फर्स्ट कोडॉन आ गया, इसके ऊपर जो कोडॉन था वो कौन सा था हमारा, हमने देखा था AUG, ठीक है। ये AUG कोडॉन बेटा इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जैसे ट्रांसफर आरएनए है ना, ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जैसे कोई सा भी इसके अगेंस्ट में एंटीकोडॉन है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में एंटीकोडॉन कौन सा होगा बेटा, UAC, ठीक है। ये एंटीकोडॉन है टीआरएनए के पास में, अगर ये फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन का एंटीकोडॉन है तो ये क्या करेगा, ये टीआरएनए आकर इस कोडॉन से अटैच हो जाएगा और ये अपने साथ में एक अमाइनो एसिड लेकर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा बनता है बेटा, फर्स्ट अमाइनो एसिड हमारा बनता है मिथियोनाइन, ठीक है। ठीक है बेटा, मिथियोनाइन बनता है, ठीक है। अब ये आके अटैच हो गया टीआरएनए इससे, ठीक है, UAC। अब ये देखो यार, मेरे को ना डायग्राम बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, देखो समझ जाना बेटा, ठीक है। देखो ये हमारा जैसे लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, इसके ऊपर और कुछ साइट्स प्रेजेंट होती है। क्या क्या साइट प्रेजेंट होती है मैम, एक तो होती है हमारी बेटा एक्सेप्टर साइट, ठीक है, ये एक्सेप्टर साइट है। इस एक्सेप्टर साइट को हम क्या बोलेंगे, अमाइनो एसाइल एक्सेप्टर साइट बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ए साइट हो गई, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर ही हमारा जो ट्रांसफेरेज आरएनए है, ठीक है, वो अमाइनो एसिड लेकर आता है, ठीक है, यहाँ पे। फिर दूसरी साइड क्या हो गई, पी साइड, ठीक है, ये पी साइड है। इस पी साइड को और क्या बोलेंगे, पेप्टिडल साइड, ठीक है। और फिर आती है एग्जिट साइड, ठीक है, इसको बोलेंगे ई साइट। एक ए साइट एक्सेप्टर साइट, एक बी साइट और एक ई साइट। ए साइट पे तो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, ठीक है, हमारे लार्ज सब यूनिट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया अमाइनो एसिड को। अब पी साइट पे क्या होता है बेटा, पी साइट पे जैसे इस एक्सेप्टर साइट से होते हुए ये जो हमारा अमाइनो एसिड है ना, ये इस पेप्टाइडल साइट पर आके अटैच हो जाएगा, जैसे एक मिनट, जैसे ये हमारा अमाइनो एसिड आके अटैच हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये मिथियोनाइन है, ठीक है, ये अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आके, जैसे पी साइड पे आके हमारा अमाइनो एसिड क्या हुआ, अटैच हो गया, ठीक है। और फिर जो हमारा टीआरएनए था, है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, उसका काम तो खत्म हो गया। अब वो दूसरा लेकर आएगा प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए बेटा अमाइनो एसिड लेकर आया, ठीक है, और ये एक्सेप्टर साइट पर लेके आया, ठीक है, वेलेनाइन लाया बेसिकली। अब ये जो हमारा पी साइट पे जो मेथियोनाइन था ना, वो डिटैच हो जाएगा यहाँ से और इस वेलेनाइन से आके जुड़ जाएगा और पेप्टाइड चेन बनाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा एक्सेप्टर साइट है ना, इसके ऊपर ये हमारा वेलेनाइन लेकर आया दूसरी बार, है ना, हमारा
ट्रांसफर आरएनए। तो हमारा इधर पी साइड पे, जैसे ये हमारी पी साइड है ना, इस पी साइड पे हमारा जो मिथ्योनाइन अटैच था बेटा वो डिटैच होगा, ठीक है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा, ठीक है, एज ए कैटेलाइजर। ये एक्ट करा और फिर ये मिथ्योनाइन यहाँ से पी साइड से डिटैच होके यहाँ पे जुड़ गया, ऐसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया। तो ये एक इन दोनों के बीच का अमाइनो एसिड का बॉन्ड बना और क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है। तो ऐसा हुआ और फिर जो हमारा ट्रांसफर आरएनए था, है ना, वो फिर वापस एग्जिट हो गया यहाँ से। तो ऐसे ही बेटा एक के बाद एक के बाद एक के बाद अमाइनो एसिड लाते जाएगा ट्रांसफर आरएनए, है ना, एंटीकोडॉन मैच कर करके, और ऐसे इनकी बॉन्ड्स बनती जाएगी, है ना, अमाइनो एसिड्स की बॉन्ड्स बनती जाएगी और हमारा ट्रांसफर आरएनए जो होगा वो भी एग्जिट साइड से बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है बेटा। चलो, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे को थोड़ा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हुआ, बट फिर भी मैंने कोशिश करी, आपको समझ तो आई गई होगी पूरी प्रोसेस, ठीक है। और नहीं बेटा फिर भी समझ में आया हो कुछ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आपको फिर से और एक अच्छे से ये प्रोसेस आपको समझा दूंगी, ठीक है। चलो अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। हमने ये पूरी प्रोसेस तो देख ही ली है कि कैसे हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। चलो देखो, ये फंक्शन पे थे हमने प्रोटीन सिंथेसिस देखा कि कैसे एमआरएनए अटैच टू राइबोसोम, है ना, हमारा जो एमआरएनए होगा वो राइबोसोम से अटैच होगा, अमाइनो एसिड असेंबल्ड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन, कैसे हमारे अमाइनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे लार्ज सब यूनिट पे और वो अमाइनो एसिड के चेन बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फ्री राइबोसोम, ठीक है। ये फंक्शंस बता रही हूँ बेटा राइबोसोम के, ठीक है, राइबोसोम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है, यही सबसे मेन फंक्शन है, ठीक है। फ्री राइबोसोम्स क्या करेंगे, फ्री राइबोसोम्स करेंगे सिंथेसिस साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी हमने बात कर ली थी। फिर आते हैं बाउंड राइबोसोम्स, जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे राइबोसोम्स होते हैं, वो हमारे सिक्रेटरी प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं, है ना, लाइसोसोमल प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बनते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन पे जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे सेल मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं तो वो भी बनते हैं, ठीक है, राइबोसोम बनाते हैं। और क्या, फिर राइबोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर देयर ओन फंक्शन, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। चलो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रोटीन सिंथेसिस पे। वैसे हमने देख लिया है ना कैसे होती है प्रोटीन सिंथेसिस, बस हमें थ्योरी को देखना है और हमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप आती है बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब पता है, इनिशिएशन मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। तो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत होती है, क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स टू एमआरएनए इनिशिएटर टीआरएनए अटैचेस, ठीक है। हमने देख लिया कि जो हमारा स्मॉल यूनिट थी राइबोसोम की, उससे जाके हमारा एमआरएनए अटैच हो जाता है, ठीक है, जो कि कोडॉन लेकर आता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। उस कोडॉन के साथ अगर ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, उस ट्रांसफर आरएनए के पास उस कोडॉन का एंटी कोडॉन है तो वो जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है इलोंगेशन, लार्ज सब यूनिट joins amino acid added one by one tRNA brings amino acid, ठीक है। लार्ज सब यूनिट पे बेसिकली हमारी 3 साइट प्रेजेंट होती है ना, एक्सेप्टर, पेप्टाइडल, एग्जिट, ठीक है। तो वहां पे जो हमारी एक्सेप्टर साइट होती है उस पे एक के बाद एक हमारे जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं, ठीक है, वो एंटीकोडॉन से अटैच होके अमाइनो एसिड्स लाते हैं एक के बाद एक और हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है अमाइनो एसिड की, ठीक है। हमने देखा ही है कि ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एलोंगेशन हो गया, ठीक है। ये भी देख लिया हमने कि राइबोसोम हैज 3 साइड, ठीक है, एक मिनट हटाती हूँ, राइबोसोम हैज 3 साइड, ठीक है, एक ए साइड अमाइनो एसाइल साइड, न्यू टीआरए एंट्री, ठीक है। फिर आती है पी साइड पेप्टिडल साइड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर आती है ई साइड एग्जिट साइड, एम्प्टी टीआरएनए लीव्स, ठीक है। फिर आती है हमारी लास्ट स्टेप जिसे बोलते हैं टर्मिनेशन, ठीक है, स्टॉप कोडॉन रिच्ड पॉलीपेप्टाइड रिलीज्ड। देखो जो हमारी अमाइनो एसिड की जो बॉन्ड्स का, जैसे ये हमारी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की, तो इसमें क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है और उसका बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट पर आके हमें उस प्रोसेस को तो रोकना है ना,
पर्टिकुलर एक प्रोटीन बन गया हमारा जैसे, तो अब हम उस प्रोसेस को रोक देंगे। तो उसके लिए आता है बेटा हमारा स्टॉप कोडॉन, ठीक है। वो स्टॉप कोडॉन आएगा और बोलेगा कि बस भाई अब तुम रुक जाओ, ठीक है। टीआरएनए को बोलेगा बस भाई रुक जाओ, ठीक है। तो वो उस प्रोसेस को रोक देगा। जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी बनी हुई है अमाइनो एसिड की, ठीक है, वो भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और प्रोटीन हमारा बन गया बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो बेटा हमारा राइबोसोम हो गया, ठीक है। हमने देख लिया कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। राइबोसोम की कंपोजिशन क्या होती है, कि राइबोसोम हमारा आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है ना। राइबोसोम की दो यूनिट्स होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। लार्ज सब यूनिट बेसिकली 60S की होती है और स्मॉल सब यूनिट हमारी 40S की रहती है, ठीक है। ये दोनों मिलकर 80S का हो जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है बेटा। और क्या होता है, और हमारे राइबोसोम्स के फंक्शंस देखे हमने कि राइबोसोम्स बेसिकली फ्रीली राइबोसोम्स भी होते हैं और बाउंडेड राइबोसोम्स भी होते हैं ना। फ्रीली राइबोसोम साइटोप्लाज्म पे होते हैं जो कि क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम्स हो गया जो उनके लिए जरूरी है, मेम्ब्रेन सेल के लिए जरूरी है, ठीक है। और जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे लाइसोसोमल प्रोटीन्स भी बनाते हैं, वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए भी प्रोटीन्स बनाते हैं, वो सिक्रेटरी प्रोटीन्स भी बनाते हैं, ठीक है। और बेटा देखा कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, ये उनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं जो इनके खुद के यूज के लिए काम में आते हैं, ठीक है बेटा। ये देख लिया। फिर हमने प्रोटीन सिंथेसिस देखी कि राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाता है, ठीक है। हमारा जो एमआरएनए होगा न्यूक्लियस से, ठीक है, सबसे पहले तो डीएनए रहेगा हमारे न्यूक्लियस में, वो क्या करेगा, वो एमआरएनए बनाएगा। फिर एमआरएनए जाके क्या हो जाएगा, कोडॉन लेकर जाएगा, ठीक है, एमआरएनए अपने साथ में। वो एक स्टार्टिंग कोडॉन होता है बेसिकली, उसी में मैसेज रहता है कि ये जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा जो एमआरएनए है ये हमारे राइबोसोम के सब यूनिट स्मॉल यूनिट से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। और फिर ये राइबोसोम क्या करता है, ये राइबोसोम रीड करता है मैसेंजर आरएनए को, ठीक है। उसको पता होता है कि हाँ हमें चलो ये वाला प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारे जो आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए ही उसमें आता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो आरएनए बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं हमने देखा है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है और ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है। ये तीनों ही आरएनए हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो हमारा कोडॉन होता है, ठीक है, अगर वो कोडॉन का एंटी कोडॉन अगर ट्रांसफर आरएनए के पास में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, उस कोडॉन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये अपने साथ में अमाइनो एसिड को लेकर जाएगा, ठीक है। और फिर वो अमाइनो एसिड का जैसे बेसिकली स्टार्टिंग कोडॉन होती है, एक स्टार्टिंग कोडॉन हमने देखा AUG है, ठीक है, एडेनाइन यूरेसिल गुआनिन है, ठीक है। अब ये ही जो हमारा स्टार्ट कोडॉन है यही आएगा सबसे पहले, ठीक है, ये आएगा और उसके बाद ही फिर हमारे दूसरे फर्दर कोडॉन्स आएंगे, ठीक है, और चेन बनेगी पॉलीपेप्टाइड। अगर ये कोडॉन नहीं रहेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है बेटा। सबसे जरूरी यही स्टार्टिंग कोडॉन है। ये कोडॉन क्या कोड करता है, मिथियोनाइन को कोड करता है, ठीक है। सबसे पहले टीआरएनए ये मिथियोनाइन ही लेकर आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर एक एक करके हमारे अमाइनो एसिड आते हैं एक्सेप्टर साइड पे, फिर पेप्टाइडल साइड पे बॉन्ड बनता है और फिर एग्जिट साइड पे जो ट्रांसफर आरएनए खाली हो जाते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारी लास्ट स्टेज आती है टर्मिनेशन, जिसमें स्टॉप कोडॉन आके इस पूरी प्रोसेस को स्टॉप कर देता है और फिर हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन के फॉर्म में। तो ऐसी होती है, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।